हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटाज यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लॉ ऑफ इक्विटी एंड ट्रस्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड कॉमन लॉ। तो ये टॉपिक सिर्फ एलएलबी या एलएलएम के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जुडिशियल एग्जाम्स, यूजीसी नेट के एग्जाम्स या फिर एपीओ, जेआरएफ और एआईबी जैसे एग्जाम्स में भी ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को सिर्फ डिफरेंसेस के रूप में याद करना इनफ नहीं है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इक्विटी जो है वो आखिर बनी ही क्यों। जब कॉमन लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी तो फिर एक नए सिस्टम की ज़रूरत या फिर उसकी जो नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट है, वो क्यों पड़ी। तो इसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो पूरे टॉपिक की फाउंडेशन होगी। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, दैट इज ओरिजिन ऑफ कॉमन लॉ एंड इक्विटी की। तो इंग्लिश लीगल सिस्टम में दो पैरेलल सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप हुए। एक था कॉमन लॉ एंड दूसरा वाज इक्विटी। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन लॉ की। तो कॉमन लॉ बेसिकली जज मेड लॉ थी। इसका जो डेवलपमेंट है वो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और कस्टमरी प्रैक्टिसेस के बेसिस पर हुआ था। जजेस पहले दिए गए डिसीजंस को फॉलो करते थे और इसी वजह से एक लीगल सर्टेनिटी जो है वो बनी रहती थी। ठीक है, एंड ये सिस्टम अपने टाइम के लिए बहुत इफेक्टिव था, लेकिन धीरे धीरे इसमें कई प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आने लगी। कॉमन लॉ के रूल्स बहुत टेक्निकल, स्ट्रिक्ट और इनफ्लेक्सिबल बन गए थे। कई बार ऐसा होता था कि किसी इंसान के साथ क्लियरली इनजस्टिस हुआ है, लेकिन क्योंकि उसका केस जो है वो किसी टेक्निकल रोल में फिट नहीं बैठ रहा था, तो कोर्ट उसे रिलीफ जो है वो नहीं प्रोवाइड कर पाती थी। ठीक है, जस्ट सपोज कि किसी ने आपसे प्रॉमिस किया कि वो आपके लिए एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्ट में होल्ड करेगा और बाद में वो उस प्रॉपर्टी को अपनी ही प्रॉपर्टी बता देता है। ठीक है, तो कॉमन लॉ के हिसाब से शायद लीगल ओनरशिप उसके नाम हो, इसलिए कोर्ट उसके फेवर में डिसीजन दे दे। लेकिन मॉरली देखा जाए तो असली बेनिफिशियरी तो आप थे, तो यहाँ कॉमन लॉ जो है वो फेल हो गई और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इक्विटी जो है उसका बर्थ हुआ। लोग डायरेक्टली किंग के पास पिटिशंस भेजने लगे और कहने लगे कि कॉमन लॉ उनके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, किंग ने ये पिटिशंस अपने ट्रस्टेड ऑफिसर यानी लॉर्ड चांसलर को भेजना शुरू किया। धीरे धीरे लॉर्ड चांसलर ने फेयरनेस, कंसाइंस और जस्टिस के प्रिंसिपल्स के बेसिस पर डिसीजंस जो हैं वो देना शुरू किए। एंड इसी से डेवलप हुई कोर्ट ऑफ चांसरी, जो इक्विटी एडमिनिस्टर करती थी। यानी अगर कॉमन लॉ के रिजिड रूल्स से इनजस्टिस हो रहा था तो इक्विटी उस इनजस्टिस को करेक्ट करती थी। इसीलिए एक फेमस स्टेटमेंट कही जाती है, दैट इज कि इक्विटी फॉलोज द लॉ, बट वेयर लॉ बिकम्स अनजस्ट इक्विटी इंटरवीन्स टू इंश्योर जस्टिस। तो ध्यान रहे, इक्विटी का ऑब्जेक्टिव कॉमन लॉ को डिस्ट्रॉय करना नहीं था, उसका ऑब्जेक्टिव था जस्टिस को कंप्लीट करना। टाइम के साथ दोनों सिस्टम्स जो है वो साइमल्टेनियसली चलते रहे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये हुई कि एक ही डिस्प्यूट के लिए कभी कॉमन लॉ कोर्ट जाना पड़ता था और कभी कोर्ट ऑफ चांसरी जाना पड़ता था। तो इससे जो लिटिगेशन है वो लंबी और एक्सपेंसिव हो जाती थी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जुडिकेचर एक्ट्स 1873 टू 75 जो है वो लाए गए। एंड इन एक्ट्स के बाद कॉमन लॉ और इक्विटी कोर्ट्स को मर्ज कर दिया गया। अब एक ही कोर्ट दोनों तरह के रेमेडीज़ जो है वो प्रोवाइड कर सकती थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो स्टैब्लिश हुआ, इन दैट वाज कि जब कॉमन लॉ और इक्विटी में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जो इक्विटी है वो प्रिवेल करेगी। ठीक है, एंड ये प्रिंसिपल आज भी इंग्लिश लीगल सिस्टम का एक फंडामेंटल रूल जो है वो माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज मेजर डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी एंड कॉमन लॉ की, जिसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दैट इज पार्टीज टू द सूट। ठीक है, अब हम एक एक करके इन डिफरेंसेस को समझते हैं। तो कॉमन लॉ में जो पर्सन कोर्ट से रिलीफ मांगता था उसे जनरली प्लेंटिफ कहा जाता था, और रियल एक्शंस में कभी कभी उसे डिमांडेंट भी कहा जाता था। लेकिन इक्विटी कोर्ट्स में टर्मिनोलॉजी जो है वो डिफरेंट थी। यहाँ रिलीफ मांगने वाले पर्सन को पेटिशनर या सूटर कहा जाता था। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि नाम अलग होने से क्या डिफरेंस पड़ता है, तो एक्चुअली टर्मिनोलॉजी ये शो करती थी कि दोनों सिस्टम्स की फिलॉसफी ही डिफरेंट थी। कॉमन लॉ लीगल राइट्स एनफोर्स करती थी, इक्विटी जो है कंसाइंस ऑफ फेयरनेस के बेसिस पर पेटिशंस वगैरह जो है सुनती थी। इसीलिए यहाँ पेटिशनर शब्द यूज़ किया गया। एंड एक ईजी ट्रिक है इसको याद रखने का, इन दैट इज कॉमन लॉ इक्वल्स टू प्लेंटिफ एंड वहीं दूसरी ओर इक्विटी इक्वल्स टू पेटिशनर। ठीक है, एंड एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पुटअप हो जाते हैं। ठीक है, सपोज कि एक पर्सन है रोहन, एंड उसने मोहन के अगेंस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का एक केस फाइल किया। अगर वो कॉमन लॉ कोर्ट में जाता तो उसे प्लेंटिफ कहा जाता, लेकिन अगर वही मैटर इक्विटी कोर्ट में जाता और वो इक्विटेबल रिलीफ मांगता तो उसे पेटिशनर या सूटर कहा जाता। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी का जो डिफरेंस है वो है। देन जो नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दैट इज नेचर ऑफ रिलीफ, ठीक है। ये डिफरेंस समझ गए तो आधा टॉपिक जो है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कॉमन लॉ का प्रिंसिपल था कि इफ देयर इज अ लीगल राइट देयर मस्ट बी अ लीगल रेमेडी, यानी अगर प्लेंटिफ प्रूव कर दे कि उसका लीगल राइट जो है वो वॉयलेट हुआ है तो कोर्ट के पास रिलीफ डिनाई करने का कोई ऑप्शन नहीं था। रिलीफ उसका लीगल राइट था एंड कोर्ट को रिलीफ जो है वो देना ही पड़ता था। लेकिन इक्विटी का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ रिलीफ जो है वो डिस्क्रिशनरी होती थी, मतलब कोर्ट हर केस के फैक्ट्स देखकर डिसाइड करती थी कि रिलीफ देनी चाहिए या फिर नहीं। चाहे क्लेमेंट टेक्निकली राइट हो, अगर उसका कंडक्ट अनफेयर है या रिलीफ देना अनजस्ट होगा तो कोर्ट रिलीफ डिनाई भी कर सकती थी, ठीक है। एंड इसी वजह से कहा जाता है कि इक्विटी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू कंसाइंस, यानी इक्विटी सिर्फ लॉ नहीं देखती, वो जस्टिस भी देखती है, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड एक केस भी है दैट इज डडले वर्सेस डडले का ऑफ 1705। तो इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट केस है। एंड इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इक्विटी कॉमन लॉ की रिजिडिटी को सॉफ्टन करती है। ये एक मॉरल फोर्स की तरह काम करती है जो इनजस्टिस को करेक्ट करती है। सिंपल वर्ड्स में कॉमन लॉ कहती है कि रूल फॉलो करो, वहीं जो इक्विटी है वो कहती है कि रूल फॉलो करो लेकिन जस्टिस जो है आखिर वो भी इंश्योर करो, ठीक है। अब जैसे आज के टाइम का अगर हम एक एग्जांपल लें तो जैसे सपोज कि किसी एल्डरली पर्सन ने इमोशनल प्रेशर में अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, तो टेक्निकली डॉक्यूमेंट्स जो है वो वैलिड है। कॉमन लॉ शायद सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखे, लेकिन इक्विटी जो है वो एग्जामिन करेगी कि क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस था, क्या फ्रॉड हुआ, क्या कंसाइंस के अगेंस्ट जो है ट्रांजैक्शंस वगैरह हुई। तो अगर आंसर इन सबका येस आएगा तो कोर्ट उस केस में इक्विटेबल रिलीफ दे सकती है। एंड इसी वजह से इक्विटी को द कंसाइंस ऑफ लॉ जो है वो भी कहा जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दैट इज कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, ठीक है। तो कॉमन लॉ में क्लेमेंट का पर्सनल बिहेवियर जनरली मैटर नहीं करता था, कोर्ट सिर्फ लीगल राइट देखती थी। अगर लीगल राइट प्रूव हो गया तो रिलीफ मिल जाती थी, चाहे क्लेमेंट मॉरली परफेक्ट हो या फिर नहीं हो, ठीक है। लेकिन इक्विटी में पिक्चर जो है वो एंटायरली डिफरेंट थी, अलग थी। एंड यहाँ एक फेमस मैक्सिम जो है वो अप्लाई होता है एंड दैट इज कि ही हु कम्स इनटू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। मतलब अगर आप खुद डिसऑनेस्ट हो, फ्रॉड किया हुआ है या फिर कोई भी अनफेयर कंडक्ट है तो इक्विटी आपकी हेल्प जो है वो नहीं करेगी। एंड ये प्रिंसिपल क्लीन हैंड्स डॉक्ट्रिन के नाम से भी फेमस है, ठीक है। एंड आज भी इंडियन कोर्ट्स जो है वो इंटरम इंजंक्शंस ग्रांट करते टाइम एप्लीकेंट का जो कंडक्ट है वो सब देखते हैं। अगर एप्लीकेंट ने फैक्ट्स छुपाए हैं या फिर कोर्ट को मिसलीड किया है तो इंजंक्शन उन केसेस में रिजेक्ट हो सकती है। एंड ये इक्विटी के प्रिंसिपल्स का ही एक मॉडर्न एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है दैट इज ओरिजिन एंड सोर्सेस। तो कॉमन लॉ का डेवलपमेंट हुआ था फ्यूडल कस्टम्स, एंशियंट कस्टम्स और जुडिशियल प्रोसीडेंस के बेसिस पर। ये सोसाइटी के लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम से इवॉल्व हुई थी, ठीक है। लेकिन जो इक्विटी है उसकी इंस्पिरेशन अलग थी। इस पर रोमन लॉ और कैनन लॉ का काफ़ी इन्फ्लुएंस था। कैनन लॉ चर्च के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थी और मोरालिटी, कंसाइंस और फेयरनेस को इंपॉर्टेंस देती थी। इसी वजह से इक्विटी का अप्रोच जो है वो कॉमन लॉ से ज़्यादा ह्यूमेन और फ्लेक्सिबल माना गया। एंड एक लीगल स्कॉलर थे दैट वाज अंडरहिल, इन्होंने इक्विटी के बारे में एक फेमस, बहुत ही फेमस ऑब्जर्वेशन जो है वो दिया एंड दैट वाज कि इक्विटी वाज ओरिजिनली द रिवोल्ट ऑफ कॉमन सेंस अगेंस्ट द पेडेंट्री एंड टेक्निकलिटीज ऑफ द कॉमन लॉ। इसका मतलब है कि इक्विटी का जो जन्म है वो कॉमन लॉ को ख़त्म करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि उसकी अननेसेसरी टेक्निकलिटीज़ और रिजिडिटी के अगेंस्ट एक प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स के रूप में हुआ था। यानी जब लॉ सिर्फ प्रोसीजर तक लिमिटेड रह गया और जो जस्टिस है वो पीछे छूटने लगा, तब इक्विटी ने उस गैप को फुलफिल किया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं दैट इज प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन लॉ को समझते हैं। इसमें भी कॉमन लॉ कोर्ट्स की प्रोसीजर काफ़ी टेक्निकल, स्ट्रिक्ट और रिजिड हुआ करती थी। उस टाइम किसी भी केस को फाइल करने के लिए एक पर्टिकुलर रिट सिस्टम जो है वो फॉलो करना पड़ता था। एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो रिट सिस्टम है वो क्या था। तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, अगर आप किसी कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो आप एक प्लेंट या पिटिशन ड्राफ्ट करते हैं। लेकिन पुराने इंग्लिश लीगल सिस्टम में हर टाइप के डिस्प्यूट के लिए एक अलग रिट होती थी। अगर आपने गलत रिट चूज कर ली तो चाहे आपका केस कितना भी जेन्युइन हो, कोर्ट उसे एंटरटेन ही नहीं करती थी, ठीक है। सोचो कितनी अनफेयर सिचुएशन हो गई है। तो एक इंसान के साथ इनजस्टिस हुआ है, लेकिन सिर्फ इसलिए रिलीफ नहीं मिल रही क्योंकि उसने रॉन्ग फॉर्मेट में एप्लीकेशन वगैरह जो है वो फाइल कर दी थी। इसी वजह से कॉमन लॉ को बहुत टेक्निकल माना गया, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विटी की। तो इक्विटी
इक्विटी कोर्ट्स ने इस रिजिडिटी को लाइक ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया, एंड यहाँ प्रोसीजर काफ़ी फ्लेक्सिबल और लेस फॉर्मल था। केसेस पेटिशंस और बिल्स के थ्रू फाइल किए जाते थे, एंड जो कोर्ट है वो टेक्निकल मिस्टेक्स पर कम और एक्चुअल जस्टिस पर ज़्यादा फोकस करती थी, ठीक है। तो यही रीज़न है कि लोग कॉमन लॉ कोर्ट से डिसअपॉइंट होने के बाद कोर्ट ऑफ चांसरी का डोर जो है वो नॉक करते थे, ठीक है। देन जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दैट इज़ नेचर ऑफ जजमेंट्स। तो अब आते हैं लाइक नेचर ऑफ जजमेंट्स पे। तो कॉमन लॉ में जजमेंट्स डायरेक्टली प्रॉपर्टी राइट्स को इफेक्ट करती थी, यानी कोर्ट डिसाइड करती थी कि लीगल ओनर कौन है और उस प्रॉपर्टी पर किस पर्सन का जो लीगल टाइटल है वो होगा। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, कॉमन लॉ का फोकस लीगल ओनरशिप पर था, लेकिन इक्विटी का अप्रोच जो है वो डिफरेंट था। इक्विटी के डिक्रीज इन पर्सोनम ऑपरेट करते थे। अब ये फ्रेज जो है वो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है, दैट इज़ कि इन पर्सोनम का आखिर क्या मतलब होता है। सो द इन पर्सोनम मीन्स कि अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, यानी इक्विटी किसी प्रॉपर्टी को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती थी, वो उस पर्सन को ऑर्डर देती थी कि वो फेयर कंडक्ट करे, जैसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करो या फिर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो या किसी एक्ट को रोक दो या किसी ट्रस्ट की जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल करो। यानी इक्विटी इंसान के कंसाइंस को कंट्रोल करती थी, ठीक है। जैसे सपोज कि ए है एंड उसने बी को प्रॉमिस किया कि वो उसके नाम प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र करेगा, बाद में ए जो है वो ऐसा करने से मना कर देता है, तो कॉमन लॉ शायद सिर्फ लीगल ओनरशिप देखेगी, लेकिन इक्विटी कहेगी कि आपने प्रॉमिस किया था, अब आप स्पेसिफिकली अपना प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म करिए। इसीलिए इक्विटी का डिक्री जो है वो पर्सन के अगेंस्ट पास होता है, ठीक है। एंड आज इंडिया में जब कोर्ट किसी बिल्डर को ऑर्डर देती है कि वो बायर को फ्लैट हैंड ओवर करे या अग्रीमेंट जो है वो स्पेसिफिकली परफॉर्म करे, तो ये भी इक्विटेबल प्रिंसिपल का ही एग्जाम्पल है। सिर्फ डैमेजेस देना ही सोल्यूशन नहीं होता है, कभी कभी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो रियल जस्टिस होती है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दैट इज टाइप्स ऑफ रेमेडीज़। तो सबसे पहले कॉमन लॉ को समझते हैं। तो कॉमन लॉ के पास रेमेडीज़ का स्कोप जो है वो काफ़ी लिमिटेड था। सबसे कॉमन रेमेडी थी डैमेजेस, यानी मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो उस केस में आप उसको मनी प्रोवाइड कर दो, अगर प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है तो उसमें भी आप मनी दे दो। हर प्रॉब्लम का जो प्राइमरी सोल्यूशन था दैट वाज मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। लेकिन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोचिए कि अगर किसी फेमस पेंटर की ओरिजिनल पेंटिंग किसी ने इलीगली ले ली, तो क्या उस पेंटिंग की एग्जैक्ट वैल्यू लाइक पैसों में कैलकुलेट की जा सकती है? या अगर किसी सिंगर का यूनिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच हो जाए, तो क्या सिर्फ पैसा देकर उस लॉस को कॉम्पनसेट किया जा सकता है? तो हर बार इन सारे ही क्वेश्चंस का आंसर वुड बी नो। तो इसी लिमिटेशन को इक्विटी ने सॉल्व किया। इक्विटी ने नए रेमेडीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि इंजंक्शन। तो इंजंक्शन के अंडर कोर्ट किसी पर्सन को ऑर्डर देती है कि वो कोई पर्टिकुलर एक्ट ना करे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, कोई कंपनी इलीगली रिवर में केमिकल वेस्ट वगैरह जो है वो डिस्चार्ज कर रही है, तो कोर्ट इंजंक्शन पास करके पॉल्यूशन रोक सकती है। एंड आज इंडिया में इन्वायरमेंटल लिटिगेशन में इंजंक्शन का काफ़ी बहुत बड़ा रोल है, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। देन जो सेकेंड वाज दैट वाज अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सिर्फ डैमेजेस नहीं, कोर्ट बोलती है कि जो प्रॉमिस किया था उसे आप कंप्लीट करो। जैसा सपोज कि आपने एक रेयर एंटीक कार जो है वो परचेज की एंड सेलर जो है उसने बाद में उसके डिलीवरी देने से मना कर दिया, ठीक है। तो मनी से उस रेयर कार का जो रिप्लेसमेंट है वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कोर्ट उसे कार डिलीवर करने का ऑर्डर जो है वो दे सकती है। देन जो थर्ड है दैट इज रिसेशन। अगर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड, कोर्शन या अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ हो तो कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। एंड नेक्स्ट वन इज ट्रस्ट। तो इक्विटी ने ट्रस्ट का कंसेप्ट जो है वो भी डेवलप किया, जहां लीगल ओनरशिप और बेनिफिशियल ओनरशिप अलग अलग हो सकती हैं, एंड ये कंसेप्ट आज भी ट्रस्ट लॉ की एक बैकबोन है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक केस वी हैव दैट इज वॉल्श वर्सेस लॉन्सडेल ऑफ 1882। तो ये एक बहुत ही फेमस केस है, एंड इस केस में कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया, एंड दैट वाज कि इक्विटी लुक्स अपॉन दैट एज डन विच ऑट टू बी डन। इसका मतलब क्या है? तो सपोज दो लोगों ने वैलिड अग्रीमेंट जो है वो कर लिया है, बस फॉर्मल रजिस्ट्रेशन या फिर जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो बाकी रह गया है, ठीक है। तो इस केस में इक्विटी कहेगी कि हम इस अग्रीमेंट को वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे रिक्वायर्ड लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी हो। यानी इक्विटी इंटेंशन और फेयरनेस को इंपॉर्टेंस देती है, एंड इसी केस ने इक्विटेबल राइट्स को और स्ट्रेंथन किया था, ठीक है। एंड आज भी इंडिया में लैंड सेल अग्रीमेंट्स के केसेस में कोर्ट्स जो है वो कभी कभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करती हैं, जो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन जो है वो सफिशिएंट नहीं होती। तो ये इक्विटी का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। देन जो एट्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस वी हैव दैट इज जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स। तो कॉमन लॉ कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन काफ़ी ब्रॉड था, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स डील करती थी, यानी इनका स्कोप जो है वो वाइडर था। लेकिन इक्विटी कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन कंपैरेटिवली लिमिटेड था, बिकॉज ये सिर्फ सिविल मैटर्स हैंडल करती थी, ठीक है। और
वो भी उन डिस्प्यूट्स को जहाँ फेयरनेस, कंसाइंस और जस्टिस का जो इशू है वो इन्वॉल्व होता है, जैसे कि ट्रस्ट हो गया, इंजंक्शंस हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गया, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स हो गए, या फिर मॉर्गेज डिस्प्यूट्स वगैरह हो गए। तो क्रिमिनल मैटर्स में इक्विटी के जुरिस्डिक्शन का कोई पार्ट ही नहीं था, वो उसमें नहीं इन्वॉल्व होती थी, ठीक है। जैसे सपोज कि अगर किसी पर्सन ने थेफ्ट किया है तो ये क्रिमिनल मैटर है, कॉमन लॉ इसको डील करेगी। लेकिन अगर किसी ट्रस्टी ने बेनिफिशियरी के ट्रस्ट फंड्स मिसयूज़ किए हैं तो ये इक्विटेबल मैटर है, यहाँ इक्विटी जो है वो इंटरवीन करेगी, ठीक है। अब हम अपने लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, एंड दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी एंड कॉमन लॉ, ठीक है। तो लीगल स्कॉलर्स के बीच हमेशा एक डिबेट रही है, एंड दैट इज़ कि एक ग्रुप कहता है कि इक्विटी सिर्फ कॉमन लॉ की शॉर्टकमिंग्स को कंप्लीट करती है, वहीं दूसरा जो ग्रुप है वो मानता था कि इक्विटी कई बार कॉमन लॉ के रूल्स को ओवरराइड करती है, और तीसरा ग्रुप कहता था कि जो सच्चाई है वो इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में है। इसी डिबेट को समझने के लिए पहले हम मेटलैंड का व्यू पॉइंट जो है वो देखते हैं। तो मेटलैंड्स व्यू वॉज कि इक्विटी इज सप्लीमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेडरिक विलियम मेटलैंड की। तो मेटलैंड इंग्लिश लीगल हिस्ट्री के सबसे रिस्पेक्टेड हिस्टोरियंस में से एक माने जाते हैं, एंड उनका मानना था कि इक्विटी कॉमन लॉ की कॉम्पिटिटर नहीं है बल्कि वो उसकी सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ किसी सिस्टम में मिसिंग हो उस गैप को फिल करना। एंड मेटलैंड के अकॉर्डिंग कॉमन लॉ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, लेकिन हर लॉ जो है वो परफेक्ट नहीं होता, कभी कभी लॉ में गैप्स रह जाते हैं, एंड उन गैप्स को फिल करने के लिए इक्विटी का जो डेवलपमेंट है वो हुआ। एंड उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात भी कही है, स्टेटमेंट भी दिया, एंड दैट वाज कि इक्विटी विदाउट कॉमन लॉ वुड हैव बीन अ कैसल इन द एयर, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग समझते हैं कि कैसल इन द एयर का मतलब होता है कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसका कोई फाउंडेशन ही ना हो, यानी अगर कॉमन लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इक्विटी का भी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं होता। हाँ, इक्विटी जो है वो हमेशा कॉमन लॉ के ऊपर ही बिल्ड हुई है, उसने कॉमन लॉ को डिस्ट्रॉय नहीं किया है बल्कि उसने उसे सिर्फ कंप्लीट किया है। तो ये स्टेटमेंट जो है एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछ भी ली जाती है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। सपोज एक फादर अपनी प्रॉपर्टी एक ट्रस्टी के नाम ट्रांसफ़र करता है ताकि ट्रस्टी उस प्रॉपर्टी को उसके माइनर चाइल्ड के बेनिफिट के लिए मैनेज करे, ठीक है। तो अब कॉमन लॉ कहेगी कि कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग ट्रस्टी जो है वो लीगल ओनर है क्योंकि प्रॉपर्टी उसके नाम रजिस्टर्ड है। लेकिन इक्विटी क्या कहेगी, इक्विटी कहेगी कि लीगल ओनरशिप ट्रस्टी के पास हो सकती है लेकिन बेनिफिशियल ओनरशिप जो है वो चाइल्ड के पास है, यानी ट्रस्टी प्रॉपर्टी का मिसयूज़ नहीं कर सकता, उसे बेनिफिशरी के इंटरेस्ट में ही एक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि इक्विटी ने कॉमन लॉ को कैंसिल नहीं किया, उसने बस एक एडिशनल मॉरल ऑब्लिगेशन जो है वो ऐड ऑन की है। इसीलिए मेटलैंड कहते हैं कि इक्विटी सप्लीमेंट्स कॉमन लॉ, ठीक है। एंड आज इंडिया में चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट और फैमिली ट्रस्ट में भी कोर्ट्स इन्हीं प्रिंसिपल्स को अप्लाई करती है। ट्रस्टी लीगल ओनर होता है लेकिन वो प्रॉपर्टी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह यूज़ नहीं कर सकता। तो ये इक्विटी का एक प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉफील्ड एंड पोमरॉय के कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की, ठीक है। तो इन्होंने एक दूसरी थ्योरी दी, दैट वाज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, एंड इनका जो व्यू पॉइंट था वो मेटलैंड से बिल्कुल अलग था। एंड इनका कहना था कि कई सिचुएशंस में इक्विटी सिर्फ सप्लीमेंट नहीं करती बल्कि वो कॉमन लॉ के रूल्स को ओवरराइड भी करती है, यानी दोनों सिस्टम्स के बीच कभी कभी एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होता है। एंड इन्होंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो दिए, एंड दैट इज़ कि कभी कभी इक्विटी लीगल रूल्स को ओवरराइड कर देती है, एंड दूसरा है कि कभी कभी इक्विटी नए राइट्स क्रिएट करती है जो कॉमन लॉ रिकॉग्नाइज ही नहीं करती। एंड इसी वजह से इन्होंने इसे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो कहा था, ठीक है। जैसे सपोज कि किसी पर्सन ने अपना घर मॉर्गेज रखा, ठीक है। तो कॉमन लॉ का रूल था कि अगर बोरोवर टाइम पर लोन रीपे नहीं करेगा तो मॉर्गेजी परमानेंटली प्रॉपर्टी का ओनर जो है वो बन जाएगा, यानी बोरोवर अपनी प्रॉपर्टी हमेशा के लिए लूज कर देगा। तो ये काफ़ी हार्श रूल था। तो इक्विटी ने इस इनजस्टिस को रिकॉग्नाइज किया और इंट्रोड्यूस किया इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चाहे डिफॉल्ट हो गया हो, बोरोवर को एक फेयर अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलनी चाहिए कि वो लोन रीपे करके अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सके। तो सोचो ये कितना बड़ा डिफरेंस था, ठीक है। तो कॉमन लॉ कह रही थी कि प्रॉपर्टी चली गई, लेकिन इक्विटी जो है वहीं दूसरी ओर कह रही थी कि नहीं, प्रॉपर्टी नहीं गई है। तो अगर बोरोवर ऑनेस्टली रीपेमेंट करना चाहता है तो उसे एक और चांस जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। यहाँ इक्विटी ने कॉमन लॉ के रूल को प्रैक्टिकली मॉडिफाई कर दिया। तो इसी वजह से हॉफील्ड और पोमरॉय कहते हैं कि कभी कभी इक्विटी जो है वो कॉमन लॉ के अगेंस्ट भी जाती है, ठीक है।
एंड आज भी इंडिया में बैंक से लोन रिकवरी केसेस में कोर्ट्स जो है वो बोरोवर और लेंडर दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। नेचुरल जस्टिस और फेयरनेस के प्रिंसिपल्स जो हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो ये इक्विटी के इन्फ्लुएंस को ही कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज हैनबरीज कॉम्प्रोमाइज थ्योरी। तो हैनबरी ने कहा कि एक्चुअली मेटलैंड भी कंप्लीटली रॉन्ग नहीं है और हॉफील्ड भी कंप्लीटली रॉन्ग नहीं है, सच्चाई जो है वो इन दोनों के बीच में है। एंड उन्होंने कहा कि कभी कभी इक्विटी कॉमन लॉ को सप्लीमेंट करती है और कभी कभी इक्विटी जस्टिस अचीव करने के लिए कॉमन लॉ को ओवरराइड भी करती है। ठीक है, यानी रिलेशनशिप जो है वो फिक्स्ड नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो इसी वजह से हैनबरी की थ्योरी को कॉम्प्रोमाइज थ्योरी कहा जाता है एंड ये थ्योरी मॉडर्न लीगल थिंकिंग के लाइक सबसे क्लोज मानी जाती है। ठीक है, एंड इस कंसेप्ट को हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि सोचिए कि एक स्कूल है, उसमें रूल्स बने हुए हैं एंड प्रिंसिपल नॉर्मली सभी रूल्स फॉलो करवाता है, लेकिन एक स्टूडेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट था और इसी वजह से एग्जाम्स उसके जो है वो मिस हो गए। अब क्या प्रिंसिपल उस स्टूडेंट को सिर्फ रूल के नाम पर फेल कर देगा या उसे री एग्ज़ाम का चांस नहीं देगा? तो अगर प्रिंसिपल फेयरनेस देखकर री एग्ज़ाम अलाउ करता है तो वो इक्विटी अप्लाई कर रहा है। रूल्स इंपॉर्टेंट हैं लेकिन जस्टिस जो है वो उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही इक्विटी का हम कह सकते हैं कि एसेंस है। ठीक है, एंड आप सोच रहे होंगे कि ये इंग्लिश कंसेप्ट आज इंडिया में कितने रेलेवेंट हैं, तो आंसर इसकी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। इंडियन लीगल सिस्टम टेक्निकली सेपरेट इक्विटी कोड्स जो है वो फॉलो नहीं करता, लेकिन इक्विटी के प्रिंसिपल्स लगभग हर ब्रांच ऑफ लॉ में मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव SRA ऑफ 1963, इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882, ठीक है, या TPA में हमें देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के अंडर जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स एक्सरसाइज करती है, इसमें भी इक्विटेबल फिलॉसफी की हमें एक लाइक झलक जो है वो दिख जाती है। ठीक है, फिर इन्वायरमेंटल मैटर्स में भी कोर्ट्स कई बार बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और पब्लिक इंटरेस्ट देखकर इंटरम इंजंक्शंस वगैरह पास करती है। यानी इक्विटी सिर्फ हिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, आज भी इंडियन लीगल सिस्टम के फंक्शनिंग में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज हमने पूरा टॉपिक जो है वो डिटेल में कंप्लीट कर लिया। हमने देखा कि कॉमन लॉ ने लीगल सर्टेनिटी दी, प्रेसिडेंट्स को इंपॉर्टेंस दी और इंग्लिश लीगल सिस्टम की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो बिल्डअप की। लेकिन जब वही लॉ एक्सेसिव टेक्निकल और रिजिड हो गई तब इक्विटी का डेवलपमेंट हुआ ताकि फेयरनेस, कंसाइंस और जस्टिस जो है वो इंश्योर किया जा सके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में जिसमें हम किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन जो है वो करेंगे। टिल देन, thank you everyone and take care.